हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। और ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है, हैंड राइटिंग नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया था, ये जो राजगृह है, राजगृह किस महाजनपद की राजधानी है? तो याद रखेंगे, राजगृह मगध जनपद की मगध महाजनपद की राजधानी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर हम राजगृह की बात करें तो राजगृह का वर्तमान नाम राजगीर है। क्लियर है? ये मगध की राजधानी राजगृह किसने बनाई, इस बात को भी याद रखेंगे। तो मगध की राजधानी राजगृह बिंबिसार द्वारा बनाई गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं मगध के वास्तविक संस्थापक के रूप में बिंबिसार को जाना जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? अगर हम बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं, इस बात को याद रखेंगे। एक बार पुनः इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है, आपको यही याद हो, माइंड में क्लिक हो। यहाँ पूछा क्या गया है? पूछा गया मगध की राजधानी। मगध का था, एक महाजनपद था। ठीक है, याद रखेंगे। ये जब बातों की तरह अब समझेंगे। मगध क्या है, हमने बताया मगध एक महाजनपद था और मगध की राजधानी राजगीर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मगध का स्थापना किसने किया, मगध के संस्थापक कौन है, तो मगध के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। बिंबिसार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। क्लियर है? इस बात को याद रखेंगे। भाई वर्तमान नाम राजगृह का अब राजगीर है, याद रखेंगे। ये राजगृह है कहाँ पर? ये आपका अब बिहार में है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम महाजनपद की बात करें तो इतिहास में हमारे टोटल कितने महाजनपद मिलते हैं? टोटल 16 महाजनपद हैं, इस बात को याद रखेंगे। इन 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद तो अपने उत्तर प्रदेश में हैं। क्लियर है? कितने जनपद अपने उत्तर प्रदेश में? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। ये 16 महाजनपद हैं, इनका वर्णन कहाँ मिलता है, ये किस जगह मिलते हैं, इनका उल्लेख कहाँ है? तो इनका उल्लेख 16 महाजनपदों का 2 ग्रंथों में मिलता है। एक आपका बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अगुंतर। अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, इस पर 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। वहीं दूसरा भगवती सूत्र प्रयोग किया गया है, जो कि आपका जैन ग्रंथ है। ये भी अपने आप में पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है कि जैन ग्रंथ किस धर्म का है। मतलब भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अगुंतर निकाय आपका बौद्ध ग्रंथ है। अब ये जो 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में हम चर्चा से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजधानियों से लेकर, और ये मैचिंग में भी पूछे जा सकते हैं। तो याद करेंगे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। याद करने का तरीका क्या है? आप 16 ही आसानी से याद कर सकते हैं अल्फाबेट से, यानी कि वर्णों के क्रम से। सबसे पहले वर्णमाला में आ आता है, तो हमें माइंड में ये रखना पड़ेगा कि आ नाम से उन 16 जनपदों में से, महाजनपदों में से कोई है। हाँ, तो आ नाम से 3 महाजनपद हैं। आपको अब ये पता चल गया कि आ नाम से 3 महाजनपद हैं। वो कौन कौन से? पढ़ लेंगे एक दो बार, फिर जब आप कहीं मिस करेंगे तो आप जानेंगे आ नाम के तो 3 थे। इसमें से अवंती, अस्मक और अंग। ठीक है, हमारे साथ पढ़ेंगे अवंती, अस्मक और अंग। आ नाम से 3 महाजनपद, अवंती, अस्मक, अंग। ऐसे ही पढ़ेंगे अवंती, अस्मक, अंग, अवंती, अस्मक, अंग। क्लियर है? अगर हम अवंती की बात करें तो अवंती की 2 राजधानियां थीं। एक आपकी उत्तरी राजधानी, दूसरी आपकी दक्षिणी राजधानी। अवंती की उत्तरी राजधानी, क्योंकि उत्तरी में ऊ आ रहा है तो इसलिए इसकी याद रखेंगे उज्जैनी। ठीक है, कभी आपको कंफ्यूज हो कि अवंती की 2 राजधानियां, इतना तो आपको पता होगा। अगर आप भूल जाएं कि उत्तरी राजधानी क्या है और दक्षिणी राजधानी क्या है, तो उत्तरी में ऊ आ रहा है इसलिए ऊ वाली राजधानी यानी कि उज्जैनी अवंती की उत्तरी राजधानी है। वहीं दक्षिणी की बात करें तो महिष्मती दक्षिणी राजधानी है, इस बात को याद रखेंगे। फिर हमने बताया कि दूसरा आपका आ से है अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटली। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था आपका कौन सा? अस्मक। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया है, एकमात्र दक्षिण भारत की राजधानी पोटली या महाजनपद अस्मक था। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई अंग की बात करें, अंग की राजधानी चंपा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगला। अब उसके बाद कोई आके बाद किसी का कोई नाम नहीं आता है। फिर इसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन पे, व्यंजनों पर आ जाते हैं। तो का से स्टार्ट करते हैं। क्या का से कोई है? हाँ, का से तो 4 हैं। का से 4 महाजनपद हैं, जिनमें से आपका कंबोज, कौशल, काशी और कुरु। ठीक है, कंबोज, कौशल, काशी, कुरु, ये 4 महाजनपद हैं। कंबोज की राजधानी की बात करें तो कंबोज की राजधानी राजपुर है और ये कश्मीर का यानी कि जम्मू कश्मीर का एक महाजनपद है या था। ठीक है, कंबोज की राजधानी राजपुर, याद रखेंगे। कौशल आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का है,
महाजनपद और ये आपका श्रावस्ती इसकी राजधानी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ये उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। कौशल महाजनपद श्रावस्ती। काशी भी आप जानते हो उत्तर प्रदेश, और काशी तो ये आपके लिए सरल होगा, वाराणसी। ठीक है, कुरु की अगर हम बात करें तो कुरु आपका राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ये भी पूछी जाती है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की राजधानी वाराणसी और कंबोज की राजधानी राजपुर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, का के बाद खा का कोई है नहीं, फिर आता है गा। गा नाम से एक राजधानी है जिसका नाम है गांधार और तक्षशिला इसकी राजधानी है। ये भी आपका काम बिहार में ही है। गांधार आपका, तक्षशिला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर का खा गा उनके कहने, फिर आते हैं चा वर्ग में। चा वर्ग में चा नाम से एक राजधानी है जिसका नाम है चेदी, और चेदी की राजधानी, मतलब चेदी नाम का महाजनपद है और चेदी की राजधानी सुक्तिमती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ लिखिए सभी इंपॉर्टेंट है। चेदी की अगर हम बात करें तो सुक्तिमती इसकी राजधानी, याद रखेंगे, चेदी सुक्तिमती। मगध माँ नाम से भी 3 है आपका, मगध, मल्ल और मत्स्य। माँ नाम से कितने महाजनपद है? 3, इसमें से आपका मगध, मल्ल और मत्स्य। मगध की राजधानी राजगृह, इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। मल्ल की राजधानी की बात करें कुशीनगर। कुशीनगर वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात मृत्यु हुई थी। तो मल्ल, कुशीनगर, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का एक महान जनपद है। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ठीक है, मत्स्य ऐसे लग सकते, देखो मत्स्य से आप याद लो, मस्त याद रख लो, और विराट कोहली अपना मैच में मस्ती तो रहते हैं, एकदम एंजॉय करके खेलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो मत्स्य आपका विराटनगर। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कैसे भी आप लिंक करके, हमारा उद्देश्य क्या है, टिक लग जाए, हमारा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है भाई, पाक की अगर हम बात करें तो पास से मात्र एक ही राजधानी है, महाजनपद है, जिसका नाम है पंचल। पास से आपका पांचाल नाम की महाजनपद है, इसकी भी 2 राजधानियां थी, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी की बात करें तो अहिच्छत्र उत्तरी राजधानी है, जो आपका बरेली में पड़ता था। वहीं दक्षिणी राजधानी की बात करें कंपिल, आप जानते हैं ये फरुखाबाद में है। क्लियर। वह नाम से आपकी 2 हैं, वत्स और वज्जी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इंपॉर्टेंट है। वज्जी की राजधानी वैशाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। वत्स कौशाम्बी, वज्जी आपका वैशाली, ये भी आपके उत्तर प्रदेश, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है। क्लियर है। कुशीनगर भी आपका उत्तर प्रदेश का है, याद रखेंगे। सुरसेन आप जानते हैं, सुरसेन की राजधानी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है मथुरा, और मथुरा भी आपका उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुरसेन, मथुरा। एक बार फिर हम रिवाइज करा देते ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए और क्वेश्चन आए तो आप कर लें। हमने जाना कि अवंती, अस्मक, अंग, ये 3 महाजनपद आ नाम से। अवंती की 2 राजधानी, उत्तरी राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी राजधानी महिष्मती। अस्मक की बात करें तो अस्मक की राजधानी पोटली, एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद अस्मक। क्लियर है। अंग की बात करें, अंग की राजधानी चंपा है, कंबोज की राजधानी राजपुर, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की राजधानी, ये भी आपका यूपी में है, वाराणसी, कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ, गांधार की राजधानी तक्षशिला, चेदी की राजधानी सुक्तिमुती और मगध की राजधानी राजगृह, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मत्स्य आपका विराटनगर, पांचाल की उत्तरी अहिच्छत्र, दक्षिणी कांपिल्य, बस की राजधानी कौशाम्बी, इंपॉर्टेंट है, बज्जी आपका वैशाली। ठीक है, देखो वत्स वज्जी वानाम के जितने भी दो है ना, वानाम से वत्स और वज्जी, नाम भी लगभग सेम है, कौशाम्बी वैशाली, कौशाम्बी वैशाली, याद रखेंगे। ठीक है, सुरसेन की राजधानी मथुरा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और अगर हम जाने, इन ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपद में से वत्स और वज्जी 2 ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, तो इनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो पूछा जा सकता है किन 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती थी, तो आप रखेंगे वत्स और वज्जी में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और वज्जी की राजधानी वैशाली, याद रखेंगे। बाकी सभी में क्या था, बाकी सभी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, याद रखेंगे। इन 16 महाजनपद से 4 मात्र ऐसे महाजनपद थे, इनमें से आपका मगध, कौशल, बस और अवंती, ये आपके सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। तो ये भी पूछा जा सकता है क्रम से या कैसे भी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद में आपका मगध, कौशल, वत्स और अवंती था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सब लोग जानते होंगे सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोड़ा नाम से सूर्य मंदिर को जाना जाता है।
सूर्य मंदिर है कहाँ पर? ये यहाँ पर पुरी लिखा होगा, पुरी उड़ीसा में है, इस बात को याद रखेंगे। सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी, और जो पुरी में है और पुरी आपका उड़ीसा में है। ये भी पूछा जाता है सूर्य मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? तो मेड बाई नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम द्वारा सूर्य मंदिर को बनवाया गया है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इसको कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ये सूर्य मंदिर जो है भारत का 1984 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया या डिक्लेयर किया गया। कब किया गया? 1984 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर हम यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। यूनेस्को के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। भाई अगर हम स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके वर्तमान में डीजी कौन है, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक की बात करें तो आंद्रे अजोले वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय क्रांति की जननी, या हम इसे माँ भी बोल सकते हैं, भारतीय क्रांति की जननी या माता किन्हें कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी या माता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इनको भारतीय क्रांति की जननी या माता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन की अगर हम बात करें तो दो मेन रीजन है। एक तो ये यूरोप एवं अमेरिका में क्रांति का संचालन किया, इन्होंने यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। दूसरा, इन्होंने 1907 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने भारतीय ध्वज फहराया। ठीक है, तो इसलिए ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने विदेश में भारतीय ध्वज फहराया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली भारतीय, तो ये चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मैडम भीकाजी कामा ही हैं आंसर। ठीक है, और इन्होंने कब फहराया? 1907 स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहराया था, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम एनी बेसेंट की बात करें, ऑप्शन में एनी बेसेंट भी था। एनी बेसेंट पहली महिला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और इन्होंने 1917 का सेशन किया था, कहाँ पर? कलकत्ता में। 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी। इस हिसाब से ये पहली महिला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। फिर पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू आखिर हैं कहाँ की? सरोजिनी नायडू आयरलैंड की हैं। बस, ओ सॉरी, सरोजिनी नायडू ने एनी बेसेंट कहाँ की हैं? आपकी आयरलैंड की हैं। इनकी पत्रिका या न्यूज़पेपर याद रखेंगे कॉमनवेल्थ, इनकी पत्रिका इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके अलावा न्यू इंडिया पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हैं, याद रखेंगे। फिर इसके अलावा इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा जाता है, इन्होंने होम रूल लीग का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो होम रूल लीग का नेतृत्व वैसे तो दो लोगों ने किया था, एक तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरे एनी बेसेंट। तो 1916 में इन्होंने किया था, कहाँ से? ये पूछा जाता है। अड्यार मद्रास से होम रूल लीग का नेतृत्व 1916 में एनी बेसेंट ने किया था, कहाँ से? अड्यार यानी कि मद्रास से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखें तो सरोजिनी नायडू के बारे में प्रश्न है। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में अगर हम जानें तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पहली इंडियन फीमेल है, पहली भारतीय महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। 1925 के सेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? भारत की और या उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। इनकी पुस्तक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक के एग्जाम में ये पूछी जाती है। ठीक है, कौन सी? सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। इससे पहले भी सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोगों ने जिस किया था, अब आपको ये याद हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अरुणा आसफ अली से। आखिर ये अरुणा आसफ अली हैं कौन? इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इनको भूमिगत महिला कांग्रेस नेता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अंडरग्राउंड होकर काम किया कांग्रेस के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में।
तो पूछा जाता है कि कांग्रेस का झंडा किसने फहराया। इस मूवमेंट में कांग्रेस का झंडा फहराया था अरुणा आसफ अली ने, और कहाँ से, ग्वालियर टैंक मुंबई से इसको फहराया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ, पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, क्लियर है। जिस समय पूना समझौता हुआ इस समय गांधी जी कहाँ थे, ठीक है। गांधी जी यरबदा जेल में थे, ठीक है। गांधी जी किस जेल में थे, यरबदा जेल में थे। और ये समझौता हुआ तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, क्लियर है। समझौता किन किन के बीच में हुआ, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। लेकिन इस समझौते पर साइन किन किन के हुए, ट्रिपल एम एंड बी आर अम्बेडकर। ट्रिपल एम का मतलब मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये हस्ताक्षर हुए। लेकिन समझौता किन किन के बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। इतनी बात को याद रखेंगे, क्लियर है। बाकी क्या क्या बातें हुई वो जब पर्टिकुलर और क्वेश्चन आएंगे तब आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। एक सेट में सब कुछ तो पढ़ नहीं लेंगे, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं गांधी जी के बारे में, क्या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। याद रखेंगे आप ओनली क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए उन सभी सेशन में गांधी जी ने मात्र एक सेशन या अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो कब की थी, 1924 में की थी, और बेलगांव अधिवेशन में की थी। बेलगांव कहाँ पर है, ये बेलगांव कर्नाटक में है, ये भी याद रखेंगे, क्लियर है। यहाँ नहीं मेंशन किया गया, आप लिख लेंगे, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की किसने होनी, गांधी जी ने, है कहाँ पर, कर्नाटक में। इस बात को याद रखेंगे। गांधी जी के नारे भी पूछ लिए जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया, गांधी जी द्वारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भाई डू और डाई यानी कि करो और मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। इनकी पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। यंग इंडिया, देखो यंग इंडिया गांधी जी की है, जबकि न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, कंफ्यूज ना करना, ठीक है। नवजीवन गांधी जी की, हरिजन गांधी जी की, ठीक है। पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन कौन सा था। गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बुक्स को याद रखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इंपॉर्टेंट है, और हिंद स्वराज इनकी ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है। ऑप्शन में अंबेडकर जी भी थे, अंबेडकर जी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना अम्बेडकर द्वारा की गई थी। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है, अब इन्हीं को वो लोग क्या एग्जामिनर करते हैं कि 3-4 पार्टियां दे दी जाएंगी, मैचिंग में पूछ दिया जाएगा किसके क्या है, तो ये याद होनी चाहिए, है ना। इनके समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, चैत्य भूमि इनका समाधि स्थल है, याद रखेंगे। 14 अप्रैल को आप जानते हैं अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, ज्योतिबा फुले जी के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। पुस्तक किनकी है, ज्योतिबा फुले की, एक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1873 में की थी। कहाँ से की थी, पुणे से, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बालिका विद्यालय के लिए स्कूल भी खोले, ठीक है, और 1851 में खोले, इस बात को, ईयर को याद रखेंगे। अगर हम वहीं सी आर दास की बात करें, सी आर दास का मतलब चित्तरंजन दास, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा मिलकर की गई। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पूछे जाएं तो सी आर दास थे, जबकि, और ये स्थापना कब की, जनवरी 1923 में की गई थी। और इस स्वराज पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में मोतीलाल नेहरू चुने गए थे, ठीक है। सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है। किनको देश बंधु कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। नेक्स्ट पूछा क्या गया था, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न यहाँ पर ये है, या पॉइंट की बात करें, केंद्रीय सूचना और अन्वेषक ब्यूरो, ठीक है, ये एक संस्था कह सकते हैं। तो केंद्रीय सूचना और अन्वेषक ब्यूरो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब ये संघ सूची का संविधान में कहाँ वर्णन है, तो सूचियों को, भारत की जो 3 सूची हैं संविधान में, उनका जिक्र 7वीं अनुसूची में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि
12 अनुसूची है संविधान में, जिसमें से सूची का जो विषयों का जिक्र जो है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। और 7वीं अनुसूची को भाग की बात करें तो ये भाग 11 में है, ठीक है। 7वीं अनुसूची किसमें? भाग 11 में। या यूँ पूछा जाए, अनुसूचियों का वर्णन भाग 11 में किया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 240 इससे संबंधित है। क्लियर? याद रखेंगे। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें कितनी सूचियों का वर्णन किया गया है? 3 सूचियाँ हैं, जिनमें से आपका संघ सूची, दूसरी आपका राज्य सूची, तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार का हक होता है, राज्य सूची में राज्य सरकार का हक होता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है यदि विधानसभा पार्लियामेंट चाहे, ठीक है। भाई समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का ही हक होता है, दोनों ही इसमें अपने-अपने कानून को पारित कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अ, अब ये समवर्ती सूची किस देश से कॉन्सेप्ट आया, ये पूछा जाता है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पूछा गया था अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 63 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति दिया गया है, क्लियर है? तो भारत का उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 63 में, इस बात को याद रखेंगे। भाई अनुच्छेद 64 की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। ये किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 64 में ये बात कही गई है, याद रखेंगे। इसके अलावा हम उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने लिया कहाँ से है? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इस बात को भी याद रखेंगे। भाई इस उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी योग्यता जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की होनी चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, याद रखेंगे। इनका वेतन जो है, इन्हें वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, इनको वेतन एज ए सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेते हैं, ठीक है? तो संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य केवल ये भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों ही याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति अवकाश हो जाता है या छुट्टी पर होता है, तो या कोई आकस्मिक निधन हो जाता है, तो ये मात्र 6 महीने के लिए एज ए राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है? तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए ही मनोनीत उपराष्ट्रपति बनते हैं, इस बात को याद रखेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, क्लियर है? वहीं हम आपकी बात करें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। 1952 से 1962 तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखेंगे। आर्टिकल 56 की बात करें तो राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है? राष्ट्रपति की पदावधि किसमें दी गई है? पद की अवधि आर्टिकल 56 में दी गई, याद रखेंगे। अगर हम आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 किसमें दिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी में आर्टिकल 45 है, उसका एक पार्ट है, एक अनुच्छेद है। इसमें दिया क्या गया है? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं देखभाल करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 75 1 याद रखेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 1 के तहत, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आप लोग जानते होंगे बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कुल लंबाई भी पूछी जाती है तो 4096 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश भारत के 5 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से आपका वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी बाउंड्री अगर देखें इस देशों की तो पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करता है। चाइना 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है,
ये राज्य कौन कौन से, ये आपका काम है मैप में देखना। 3488 किलोमीटर की लंबाई चाइना के साथ भारत करता है और 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल की अगर हम बात करें 1751 किलोमीटर के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और 569 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान सबसे कम या सबसे छोटी सीमा साझा करता है, याद रखेंगे 106 किलोमीटर की। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम क्या है? बीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है, वही है कहाँ पर? तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया है और ये है कहाँ पर? सोनीपत, हरियाणा में है। सोनीपत वही जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी शुरू किया गया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है जो कोप 29 जो है, ये जो भी हो चुका है आपका 11 से 22 नवंबर 2024 में हुआ था, ये यूएनसीसीई द्वारा कराया गया। ये हुआ कहाँ था? कोप 29 आपका कहाँ हुआ? बाकू में हुआ और बाकू अजरबैजान की राजधानी है। फिर बाकू के बाद की बात करें तो बाकू एक राजधानी है किसकी? अजरबैजान की। पूछा जाता है कि किस देश की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर में स्थित है, तो ये कैस्पियन सागर में स्थित राजधानी है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कोप 30 कहाँ पर होगा? 2025 में कोप 30 होगा, ये आपका ब्राजील में होगा। यूएनसीसीई की बात करें, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसका फुल फॉर्म है। अब इसको यूएनएफसीसीसी भी कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क हो गया है इसका मतलब। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न ये है कावेरी नदी से रिलेटेड हमको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। पूछा गया था कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं कहाँ? कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका कर्नाटक में है। क्लियर है। इस नदी का मुहाना कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में ये मुहाना इसका होता है, ठीक है। कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियों की बात करेंगे। नोयल नदी इसकी सहायक नदी है, काबिनी इसकी सहायक नदी है, अर्कावती कावेरी नदी की सहायक नदी है, वहीं अमरावती भी इसकी सहायक नदी है। क्लियर है, समझ में आया। इसी में एक आपका शिव समुद्रम जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ पर है? शिव समुद्रम वाटरफॉल आपकी कावेरी नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, हालांकि याद होगा। शिव समुद्रम, आपने शिव को देखकर कांप गए, कांप का मतलब कावेरी नदी, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई अचानक देवी देवता या भगवान आ जाए तो प्रकट हो जाए तो हम तो रूह कांप जाएगी ना, तो कांप का मतलब आप समझ सकते हैं कावेरी नदी में, अब आप नहीं भूलेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि कावेरी नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से याद करना जरूरी है, सीरीज में दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, पूछा जाएगा किन से नहीं गुजरती है, गुजरती है। तो ये कर्नाटक से पास होती है, ये आपका केरल से पास होती है, तमिलनाडु से और पौंडुचेरी से, ठीक है। पौंडुचेरी हालांकि यूटी से, बट यहाँ पर मान के चलते हैं कि 4 राज्य हैं, ठीक है। कावेरी नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 760 किलोमीटर कुल लंबाई है, लेकिन ये उद्गम स्थल से देखा जाए तो ये 800 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। कावेरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की गंगा पूछी जाए तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण गंगा कावेरी नदी को जाना जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में इसको पोनी रिवर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी को तमिलनाडु में पोनी रिवर कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट याद रखेंगे, साबरमती आश्रम, वो साबरमती नदी किसके किनारे या साबरमती के किनारे आपका अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, याद रखेंगे। पेरियार नदी की अगर हम बात करें तो केरल की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो पेरियार की सबसे लंबी नदी केरल की आपकी पेरियार नदी है। पेरियार नदी पर ही बेम्बानाथ झील इंपॉर्टेंट है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी झील बेम्बानाथ झील कहाँ पर है? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। इसी बेम्बानाथ झील पर आप साउथ की मूवी देखते होंगे तो एक नौकाट प्रतियोगिता होती है जिसे हम नेहरू ट्रॉफी कहते हैं। ये ओणम पर्व के अवसर पर होती है, इस बात को याद रखेंगे। ये नेहरू ट्रॉफी या नौका प्रतियोगिता को लोकल भाषा में वहाँ पर
बल्लाम कली कहा जाता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न था बुलर झील कहाँ पर है और ये क्या है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है, इस बात को याद रखेंगे। भाई अगर हम चिल्का झील की बात करें, चिल्का झील है कहाँ पर? उड़ीसा में पूछी जाती हैं ये झीलें। ये स्थिति कहाँ पर है? इसकी लोकेशन की बात करें तो ये उत्तरी सरकार तट पर स्थित एक झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। इसके अलावा ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील पूछी जाए तो आपकी चिल्का झील है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट झील है ये आपकी लोकटक झील। लोकटक झील की बात करें ये मणिपुर में। इसी झील पर भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? मतलब लोकटक झील पर मणिपुर में, उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये किस झील पर बना हुआ है? लोकटक झील पर बना हुआ है। लोकटक झील कहाँ है? आपकी मणिपुर में। इस झील पर फ्लोटिंग कुछ आइलैंड हैं, द्वीप हैं, इनको हम फुमडिस कहा जाता है। ये आपका फुमडिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? फुमडिस कहा जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये कुछ एग्रीकल्चर्स के कल्चर्स वगैरह हैं, ये मतलब किसी की खेती। आर्बोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? वृक्ष एवं झाड़ियों की खेती आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, कल्चर का मतलब किसी चीज का पालन या कृषि करना, खेती करना। ठीक है, एबी का आप जानते हैं, एबी का मतलब होता है पक्षी। तो एबी कल्चर मतलब पक्षियों का पालन, एबी कल्चर। एपी का मतलब होता है संबंध है मधुमक्खियों से। तो कल्चर मतलब किसी का पालन करना, खेती करना, कृषि करना। तो एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। बिटी मतलब मिले तो अंगूर से संबंध है, तो बिटी कल्चर मतलब अंगूरों की खेती। पिसी मतलब मछली, मछली पालन आपका पिसी कल्चर। वही सेरी कल्चर का मतलब है आपका रेशम कीट पालन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर सेट करेंगे तो मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न क्या है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ये है कि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो बंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? या आप जब अधिक रोशनी से कम रोशनी वाले में जाते हैं तो आपको वस्तुएं वहां दिखाई नहीं देती हैं। आपने भी फील किया होगा जब हम किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने, तो बाहर तो हम उजाले से जाते हैं, जब अंदर जाते हैं तो अंदर का हमको दिखता नहीं है। इसलिए जब भी अंदर जाएं तो एक आंख बंद करके जाएं, एक आंख से आपको सही दिखेगा। क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है? हमारी जो परितारिका होती है जिसे कहते हैं आयरिस, आयरिस सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है। हमारी आइरिस सिकुड़ जाती है और जो पुतली होती है उसे छोटा कर देती है, जिससे वे आंख में प्रकाश कम प्रवेश करता है। ठीक है, ये मेन रीजन है। अगले प्रश्न की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछा गया था कि किसमें नहीं पाया जाता, तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका जीवाणुओं में नहीं पाया जाता, इस बात को याद रखेंगे। क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, याद रखेंगे। ठीक है, एक तो आप पर्टिकुलर याद रखेंगे जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, इसको याद रखेंगे। जीवाणु की अगर हम बात करें तो जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। जो यूकैरियोटिक आप जानते हैं सेल टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये नीले हरे शैवाल में भी नहीं पाए जाते। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, इस बात को याद रखेंगे। भाई माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलकर द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी क्रेब्स चक्र जो होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? क्रेब्स चक्र की घटना कंप्लीट होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखेंगे। ठीक है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट क्या है प्रश्न में, माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगाई, ठीक है, या फंजाई माइकोलॉजी कहला जाता है। भाई स्टडी ऑफ एल्गी शैवालों का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी कहला जाता है। ठीक है, इनको कंफ्यूज ना करना, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। देखो, कब को हम कहते हैं फंजाई, ठीक है, और इसको कहते हैं एल्गी। इसको कहते हैं एल्गी। फंजाई में एफ आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है?
फाई को मतलब फाई, तो ये नहीं होगा ऐसा मान लेना, ठीक है। बाकी आप याद करेंगे। अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवाल में जो खाद्य पदार्थ होता है वो किसके रूप में होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। खाद्य में खाने वाला पदार्थ आपका स्टार्च के रूप में रहता है। जैसे आलू में स्टार्च होता है ना, ऐसे ही शैवाल में स्टार्च होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये किस के अंतर्गत आता है? शैवाल आपका एक थैलोफाइटा होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये ऐसे थैलोफाइटा एक थैली की तरह होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं होती, है ना। ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स आपके क्या होते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो शैवाल आपका क्या है, थैलोफाइटा है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये था कि चिकनगुनिया किससे फैलता है, और ये है क्या? चिकनगुनिया ड्यू टू वायरस के कारण फैलने वाली एक बीमारी है, और ये इसको किस मच्छर को काटने से होता है? चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से होता है, और एडिस मच्छर के ही काटने से आपको डेंगू होता है। और येलो फीवर, जिसे हम पित्त ज्वर कहें, ये भी आपका एडिस मच्छर के काटने से होता है। ये अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, एनाफिलिस मादा मच्छर जो होता है इसके काटने से मलेरिया हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? ये जो अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा होता है इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर ये होगा, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो हमारे 3 सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनका योगदान से ही मतलब है अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से। अगर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, जिसमें से आपका प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र जिसे हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। प्राकृतिक क्षेत्र में कौन-कौन से संसाधन आ जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं या रॉ मटेरियल होते हैं, वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मछली को पकड़ना आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, और वानिकी वन वगैरह ये जो हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। वहीं द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको तैयार करते हैं हम लोग, किसी फैक्ट्री वगैरह में इनको बनाते हैं, तो इसलिए द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसी द्वितीय क्षेत्र को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, विनिर्माण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विनिर्माण, कोई चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं वो, ऊर्जा उत्पादन आदि आपका क्या होता है, ब्रेड बनाना, कपड़े बनाना, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तृतीय सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें जितनी भी सरकार हमको सेवाएं मिल देती है वो आपके इसके अंतर्गत आता है। परिवहन का एक सेवा ही तो है, बैंकिंग एक सेवा है, संचार कम्युनिकेशन वगैरह एक सेवा है, शिक्षा सेवा है, स्वास्थ्य सेवा आप भी की एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी इन तीनों ही सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का, ये भी पूछा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र का भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, क्या है, ये जानते हैं। अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। वहीं विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। जब भारत में हरित क्रांति हुई थी, यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मंगाए गए थे। किससे संबंधित है हरित क्रांति? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो गेहूं के बीज कहाँ से मंगाए गए थे भारत में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको से। वहीं चावल के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मंगाए गए थे फिलीपींस से, याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न 19वां क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये था कि फ्री इंडियन लीजन सेना का गठन किसने किया? तो फ्री इंडियन लीजन सेवा का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, किनके द्वारा किया? फ्री इंडियन लीजन सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। इस सेना को, इस लीजन को, फ्री इंडियन को पैदल सेना रेजिमेंट भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पैदल सेना रेजिमेंट। और इसको जाना जाता है टाइगर लीजन। इंपॉर्टेंट है, टाइगर लीजन किसे कहा जाता है? फ्री इंडियन लीजन सेना को टाइगर लीजन कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा सुभाष चंद्र जी के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 2 सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, जिसमें से 1938 में की हरिपुरा सेशन, और 1939 में इन्होंने त्रिपुरी सेशन की, जिसे हम त्रिपुरा संकट भी कहते हैं। क्लियर है। इसकी कहानी अलग थी। दरअसल क्या था कि जो 1939 का जो सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस करे, वो चाहते थे कि सीताजी पट्टारमैया इसके अध्यक्ष बने। इसके लिए वोटिंग हुई,
तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और वहाँ पर वो अध्यक्ष बन गए थे। फिर वो नाराज़ गांधी जी हो गए, इन्होंने अध्यक्षता छोड़कर ये चले गए और फिर अध्यक्ष कौन बने थे इस सेशन के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, सीताजी पट्टारमैया को मार देते हैं टिक। सीतारमैया को चाहते थे गांधी जी लेकिन जीते सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया, तो फिर उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? बाकी जब ये इस पद को छोड़ के चले गए, अध्यक्षता पद को छोड़ा 39 में, तो उन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी का गठन किया। ठीक है, पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। कब किया गया? 1939 में। क्लियर है? बाकी इनको नेताजी भी कहा जाता है। क्लियर है? नेताजी की उपाधि इन्हें किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर द्वारा की गई। क्लियर है? यानी कि एडोल्फ हिटलर द्वारा उपाधि दी गई, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था राष्ट्रपिता की रुखेगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। इनकी बुक याद रखेंगे, इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक है, याद रखेंगे। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु का क्या नाम है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी याद करो। ठीक। अगर हम आपसे पूछें इनके नारे को याद रखेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका नारा है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। इसके अलावा लाला हरदयाल जी की बात करें तो लाला हरदयाल ने 1913 में यानी कि 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन किया। गदर पार्टी की गठन किसने किया? लाला हरदयाल ने किया, याद रखेंगे। कब किया? 1 नवंबर 1913 को। इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो ज़्यादातर जानते हैं लोग कि किन्होंने किया, लाला हरदयाल, कई बार एग्जाम में आया है। लेकिन अगर ये पूछा जाए इसका गठन कहाँ से किया, तो सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी का गठन किया था, ना कि भारत में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने और गठन किया किसका? भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन इन्होंने बर्लिन से किया, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? आजाद हिंद फौज की बात करें तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी घोष द्वारा की गई। रास बिहारी घोष एक उदारवादी नेता थे। 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई, याद रखेंगे। रास बिहारी घोष द्वारा 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। 1907 का सूरत अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कांग्रेस का विभाजन हो गया, कहां पर? दो भागों में हो गया था, उग्रवादी और उदारवादी। कौन से अधिवेशन में? 1907 सूरत अधिवेशन। फिर ये एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन, 1916 में ये एक भी हो गए थे, इनमें समझौता हो गया था। और ये लखनऊ सेशन 1916 हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी अगर ये पूछा जाए तो अंबिका चरण मजूमदार ने इनकी अध्यक्षता की थी, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? और इसी अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम जो लीग था उनका भी हो गया था समझौता। और जिन्ना के सहयोग से, जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का अम्बेसडर भी कहा था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? और अंतिम प्रश्न ये है कि सूर्य से ऊर्जा निकलती है किस रूप में, किस क्रिया द्वारा? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा सूर्य से ऊर्जा निकलती है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा निकलती है और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम में। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, तो वहां से क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हमारे द्वारा कराया गया प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा और ये एग्जाम ओरिएंटेड है, हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा जितनी डिटेल पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।